आज हम कोविड-19 महामारी के चलते जो क्लासरूम टीचिंग हमारी सस्पेंड हुई है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये निश्चित किया गया है कि हम लोग स्मार्ट रूम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें ताकि उनका शिक्षा से जुड़ाव बना रहे और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे। इस क्रम में आज हम बीकॉम पार्ट जो फर्स्ट है उससे संबंधित ईएफएम जो विषय है मेरा, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं अपने बीकॉम पार्ट प्रथम में जो प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो वर्तमान में पढ़ भी रहे हैं, हालांकि उनको दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी चूंकि एग्ज़ाम अभी डिलेड हो रहे हैं और अभी जो यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से थर्ड ईयर और पीजी फाइनल्स के जो हैं ये परीक्षाएं कंडक्ट कराने की बात सितंबर तक की गई है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा की गई बात प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ स्टूडेंट से क्लास में कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस अब इस प्रकार का बनाया गया है कि प्रश्न पत्रों को पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से बनाया जाए कि बच्चा पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन का पेपर है, पैटर्न है, वो इस प्रकार से बनाया गया है कि वो संपूर्ण पुस्तक को कवर करता है। इस दृष्टि से मैं बात करूँ अपने विषय ईएफएम की, तो ईएफएम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं हमारे। नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं जब परीक्षा प्रणाली की बात करूंगा तो समान रूप से दोनों पेपर्स पर लागू होगी, और जब मैं विषय की बात करूंगा तो वो फिर पर्टिकुलर सिलेबस पर आधारित होगा, पर्टिकुलर पेपर पर आधारित होगा। जहाँ तक परीक्षा प्रणाली का सवाल है, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में कई वर्षों से ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो हमारा पेपर है वो 3 पार्ट में स्टूडेंट के सामने आता है। पेपर के 3 सेक्शन हैं, पेपर के ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। जो हमारा ए सेक्शन है वो ए सेक्शन जो है वो 10 नंबर का होता है, उसमें कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर तो 1 कहलाता है, परंतु सब पार्ट होकर के 10 होते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है वो 1-1 नंबर का होता है। और इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स लिखने के लिए स्टूडेंट से कहा जाता है, जिसकी शब्द सीमा लगभग 20 शब्द प्रति क्वेश्चन रहती है। यहाँ मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि 20 का मतलब ये नहीं है कि कोई मैथमेटिकली 20 शब्द होते हैं आपको रोक दिया जाएगा। आप अपनी बात को 25 शब्द में भी कह सकते हैं, 26 शब्द में भी कह सकते हैं, 18 में भी कह सकते हैं, 15 में भी कह सकते हैं। परंतु हेलो, हाँ, ये जो मैं कह रहा था जैसे कि आपको जो पेपर हमारा होता है उसके 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। जो सेक्शन ए होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है, वो कंपल्सरी होता है, उसके 10 सब पार्ट्स होते हैं और वो 1-1 नंबर के होते हैं और उसकी शब्द सीमा 20 वर्ड्स प्रति क्वेश्चन होती है। यहाँ मैं विशेष रूप से बताना चाह रहा था कि 20 का मतलब ये नहीं है कि आपको 20 में ही पूरी बात कहनी हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि आप अपनी बात को संक्षेप में वहाँ पर रखें। जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है जिसमें 10 सब पार्ट्स हैं, जो प्रति 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को करना
कंपलसरी है, कोई छूट नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो जो परीक्षक होता है वो इस प्रकार से तैयार करता है कि पूरी पुस्तक, यहाँ यदि हम बात करें EFM की, EFM सेकंड की जिसमें बात करूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो उसमें 5 यूनिट हैं। तो 5 यूनिट में मतलब हर यूनिट में से लगभग लगभग 2 क्वेश्चन वो एवरेज बना करके इसमें डालते हैं और इस प्रकार से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो कक्षा में जब भी आवें तो ये ध्यान रखें कि पढ़ाते समय उनके टीचर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या लिखाते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि हर बात किताब में नहीं मिलेगी आपको। किताब में उसी बात को किसी रूप में समझाया जाएगा, अध्यापक है उसको किस प्रकार से बच्चों को समझाएगा। कई चीज़ें जो आप किताब खोल के देखोगे उसमें नहीं होगी, परंतु जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो जब किसी लेक्चर को पढ़ाता है तो ये प्रयास करता है कि उसके इर्द गिर्द की काफ़ी सारी बातें आपको और बताएं। तो जब आप वो सुनते हैं तो आप ध्यान रखें, शब्दों पर गौर करें, और जो लिखाते हैं आपको, ये जब ये कहते हैं कि विशेष रूप से कि शॉर्ट टर्म आंसर का एक क्वेश्चन है, तो आप निश्चित रूप से उसको याद करने का प्रयास करें। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। जहाँ तक बी सेक्शन का सवाल है, बी सेक्शन के अंतर्गत कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ यूनिट सिस्टम है, यानी हमारी किताब 5 यूनिट में है। यूनिट कम सेक्शन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन में हमें 5 क्वेश्चन करने हैं कंपल्सरीली, और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट को इस बात की लिबर्टी रहेगी कि वो हर यूनिट में से उसकी इच्छा अनुसार कोई एक प्रश्न कर ले। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट में से 2 कर ले और दूसरी में से बिल्कुल नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है। उसको एक यूनिट में से मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही करना है। इस प्रकार से कुल 5 यूनिट में स्टूडेंट को प्रति यूनिट एक एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 10-10 नंबर के होते हैं, और 5 क्वेश्चन का मतलब 50। और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है वो लगभग 150 शब्द है, अर्थात अपनी बात को आपको लगभग 150 शब्दों के आसपास आपको बोलना है। इसके बाद में सेक्शन जो सी है आपका, उस सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन में से आपके लिए कोई से भी 2 करने की आपको छूट रहती है। आप वहाँ पर कोई से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये 4 क्वेश्चन होते हैं ये पूरी किताब में से दिए जा सकते हैं। वहाँ पूरा क्वेश्चन भी हो सकता है, पार्ट्स भी हो सकते हैं, और वो 20-20 नंबर के होते हैं, और वहाँ पर वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब पूरा जो सिलेबस आपका होता है वो बैलेंस्ड होता है, क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड होता है। परंतु यहाँ स्टूडेंट को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो जब अपना उत्तर लिखे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखे कि मैं कितने नंबर के लिए लिख रहा हूँ। मान लो 1 नंबर के लिए वो 10 नंबर के बराबर लिख दे, और जहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन हो वहाँ उसके पास समय नहीं बचे, या वो इस प्रकार से लिखता रहे कि सी सेक्शन के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचे। तो मेरा यहाँ स्टूडेंट से कहना है कि वो अपने होमवर्क को घर पर ढंग से ज़रूर करें, क्योंकि मेरा भी ये निजी अनुभव है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारे पास में थॉट्स काफ़ी सारे होते हैं, और जब कोई क्वेश्चन सामने आता है तो हम यही सोच नहीं पाते हैं कहाँ से शुरू करें। हम 8-7 सेंटेंस लिख देते हैं, बाद में लगते हैं कि या तो शुरुआत गलत हुई, उसको काट देते हैं, फिर दोबारा चालू कर देते हैं, तो नुकसान उस समय हमारा होता है और अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा स्टूडेंट से ये कहना है कि वो नोट्स बनाने की आदत डालें। हर महत्वपूर्ण चीज़ को वो नोट्स के रूप में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। अपने मित्र जो हैं स्टूडेंट्स को ग्रुप बना लें, वो ये तय कर सकते हैं कि ठीक है इस चैप्टर के नोट्स हम मिल करके बनाएंगे, इस चैप्टर के नोट्स आप मिल करके बनाएंगे, बाद में उसमें वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं।
तो उनका समय भी बचेगा और उसको उनको पढ़ने में आसानी भी रहेगी और उनमें परस्पर कंपटीशन भी रहेगा कि देखो कौन अच्छे नोट्स बनाता है। तो इस प्रकार से क्लास नोट्स आप तैयार करें और इसका फायदा ये भी रहेगा कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप आगे जब जाते हैं तो ये आपके क्लास नोट्स, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जब मैं आरपीएससी का एग्जाम देने गया मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की। ये 83 की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, हमारे प्रोफेसर हमको जो बताया करते थे उनको मैं घर पे आकर के अपने शब्दों में अपने तरीके से लिख लेता था और मैंने इसे कई सारे रजिस्टर बना रखे थे सब्जेक्ट वाइज। और आप यकीन मानिए कि मैं उनको पढ़ करके आरपीएससी क्वालिफाई कर गया और वही चीज़ें मेरे इंटरव्यू में भी काम आई। मुझे कहीं अतिरिक्त किसी से गाइडलाइन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं किसी से कोई मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना किसी से कोई कोचिंग की आवश्यकता पड़ी। तो मेरा ये मानना है कि आपका ये जो किया हुआ परिश्रम जो आप इस समय कर लेते हैं, ये पूरे समय आगे तक आपको काम देगा। तो आप इसको बड़े सीरियसली लें। आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर के स्तर के सिलेबस को काम में लें, सेकेंड ईयर के तो सेकेंड ईयर के काम में लें और थर्ड ईयर के थर्ड ईयर। एक बात मैं और बच्चों से आज भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चों में क्या होता है कि वो थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल जब सवाल करते हैं तो उसमें उनको हाथों हाथ ही मतलब कैलकुलेशन भी करते हैं, उनको रिजल्ट्स का पता भी लगता है कि हमारा सवाल सही है गलत है, ठीक है ना। और जो कम्प्लीटली जो थ्योरेटिकल होता है वो क्या मोनोटोनस लगता है, पढ़ना करना याद करना, पढ़ना करना याद करना, तो थोड़ा सा उसमें उनको बोरिंग लगती है और उनको ऐसा लगता है कि ये जो हम पढ़ेंगे क्या नाम से प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। निश्चित रूप से आप प्रैक्टिकल को पढ़िए, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटेंसी है और भी प्रैक्टिकल इनकम टैक्स वगैरह के जो कॉमर्स के पेपर्स होते हैं, कॉस्टिंग वगैरह होती है, अकाउंटेंसी होती है, मैं निश्चित से मानता हूँ, हमारा भी ये रहता था। परंतु मेरा एक निजी अनुभव ये है कि कई बार बच्चा इन प्रैक्टिकल के चक्कर में थ्योरेटिकल जो है उसको वो छोड़ देता है और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा समय अपना दे देता है। और बाद में कई बार मैंने अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जो हमारे साथ ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी थे कि जिनके प्रैक्टिकल में तो आए 90+ नंबर और वहाँ उनके 36-40 नंबर नहीं आए दूसरे पेपर्स में जो थ्योरेटिकल थे। ओवरऑल परसेंटेज तो गई ना आपकी, तो क्या फ़ायदा हुआ। फिर प्रैक्टिकल के साथ एक नुकसान हो रहा है कि यदि आप मान लो कोई स्टेप गलत कर गए तो आपका पूरा सवाल गलत हो गया। और थ्योरेटिकल को आप पढ़ते हैं तो या तो आप उसमें एक बात ज़्यादा लिखेंगे या एक बात कम लिखेंगे, इससे क्या नुकसान होगा, तो वहाँ नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है यहाँ पर कि आपको बैलेंस स्टडी करनी है। बैलेंस स्टडी का मतलब है कि सभी पेपर्स आपके इक्वल मार्किंग के जब है 100 नंबर के पेपर है आपके, तो आपको सभी में मार्किंग आपकी टोटल मार्किंग में काउंट होगी। तो आप अपनी स्टडी को बैलेंस रखें, ऐसा नहीं किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा समय दे दें और दूसरे में आप बिल्कुल उसको अवॉइड करें या सोचे साहब यहाँ तुम पासबुक से ही काम चला लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लाइट ही ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। यह मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरे आपके सारे जो पेपर्स हैं उनके टोटल मार्किंग के आधार पर होती है। दूसरी बात, कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है उसको भी ये कहना चाहूँगा, थर्ड ईयर का स्टूडेंट उसको भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस बात को बिल्कुल नहीं सोचें कि साहब हमारे फर्स्ट ईयर में नंबर कम आए थे, सेकेंड ईयर में नंबर हमारे कम आए थे, अब हमारा क्या होगा, हमारी तो यही स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी मेहनत का रिवार्ड हर स्तर पर हर समय मिलेगा। यदि आपके फर्स्ट ईयर में कोई पेपर मान लो वीक हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड ईयर में आप बिल्कुल बात को दिमाग से भूल जाइए और नए सिरे से आप तैयारी कीजिए। मेरा निश्चित से मानना है कि आपको अच्छे नंबर आए। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अनुभव भी शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। थर्ड ईयर की बात है, बीकॉम पार्ट का हमारा पेपर था और मुझे 36 नंबर दिए साहब एग्जामिनर ने, और जबकि मेरे हिसाब से मैं जो मेरे बैचमेट्स थे उस टाइम पे उनके हिसाब की तुलना में मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को ये मानता था कि मैं पढ़ता हूँ। रिजल्ट आया तो मेरे भी 36 नंबर, उनके भी 36 नंबर, जो दिन भर खेलते थे उनके 36 नंबर, मेरे 36 नंबर। अब वो हंसे मेरे को देख देख, मेरे को भी थोड़ा सा बुरा तो लगा, परंतु मुझे अपने पर विश्वास था कि मेरे 36 नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने वास्तव में अध्ययन किया था। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी उस जमाने में रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया और मेरे आशानुरूप नंबर उसमें बढ़े। तो मेरा मतलब ये है कि यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, अध्ययन है, आपको अपने पर आत्मविश्वास जागृत होगा
आपका लिखने का तरीका बदलेगा। एग्जामिनर भी जब आपकी कॉपी उसके सामने जाएगी उसको लाइटली नहीं ले सकेगा, उसे लगेगा कि लड़के ने वास्तव में पढ़ता है, पढ़ाई की है, तो वो आपको सामान्य जो लड़के हैं उनकी तुलना में अच्छे मार्क्स देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और आज जो मैंने पैटर्न बताया है ये हर क्लास के लिए मेरे को बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि बीकॉम का चाहे बीएफएम का क्लास फर्स्ट हो, क्लास पार्ट सेकंड हो, पार्ट थर्ड हो, इस बात को एज ए होल तीनों ही क्लासों के लिए लेते हुए विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास करें। और अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी या नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके सामने आऊँगा उस समय मैं आपको ईएफएम का जो सेकंड पेपर है जिसके बच्चों की थोड़ी ज़्यादा भी रुचि होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो वहाँ मैं सिलेबस से ही आपसे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।